how to revenue will be recognized. How to revenue will be recognized. Next step है how to revenue will be recognized. नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हम अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए IFRS 15 हमें एक कहता है कोर प्रिंसिपल है, और एक है 5 स्टेप मॉडल। अगर मैं आपको इसको सादा अल्फाज में बताऊं कि सेल्स आपने कब रिकॉर्ड करनी है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। आप पढ़ते हो ना कि एसेट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, याद आया किसी को? एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं कि जब इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी में फ्लो करे, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि उसकी कॉस्ट मेजर्ड रिलायबल हो। लेकिन रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमें IFRS 15 समझाता है। 2 प्रिंसिपल्स हैं। कहता है कि पहले हम कोर प्रिंसिपल को देखते हैं, फिर हम 5 स्टेप मॉडल को देखते हैं। जी, पहले कोर प्रिंसिपल पर आ जाएं। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोर प्रिंसिपल एन एंटिटी should recognize रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए नंबर 1 इन अ मैनर, उस तरीके से दैट डिपिक्ट the transfer of goods or services to customers। ये बात तो बड़ी आसान सी लिखी हुई है, लेकिन अंग्रेजी कुछ अजीब सी लगेगी आपको। कहते हैं कि रेवेन्यू कंपनी को या एंटिटी को अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए जैसे ही वो गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करे। आपको याद होगा, अगर हम अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर नहीं करते, पैसे ले लेते हैं, तो हम उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते। तब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करते, लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, कैश टू एडवांस लायबिलिटी। लेकिन वो कहता है कि आपने इस तरीके से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है कि जैसे ही आप अपनी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करो, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। ये हमें पहले भी पता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर 2 कोर प्रिंसिपल बताता है। दूसरे नंबर पर कहता है एट एन अमाउंट, किस अमाउंट पर? एट एन, ये पेपर में 2 नंबर की डेफिनेशन या 3 नंबर की डेफिनेशन लिखनी आ सकती है। एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन, दैट reflects the consideration that entity expects to be entitled, expects to be entitled in exchange for, किसके बदले? गुड्स और सर्विसेज। ये बात सिर्फ अंग्रेजी इतनी बड़ी लिखी है, बात इसके बदले कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ आप एक दफा लिखें तो मैं इसकी चीजें आपको हाईलाइट करवाता हूं कि इसमें बात लिखी क्या हुई एक्चुअल में। जी, कोर प्रिंसिपल में 2 बातें लिख लिया है, तो बताऊं इसको थोड़ा सा। ये आज का लेक्चर थोड़ा सा ऐसे आपको फील होगा बोरिंग सा, थोड़ा सा हल्का सा। वजह क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी लिखना हमें थोड़े सा मुश्किल लगता है,
अगर मैं कोशिश करता हूं कि इसको अकाउंटिंग के साथ यानी न्यूमेरिकली अटैचमेंट या उसके साथ लिंक बनाता रहा हूं ताकि चीजें कुछ बेहतर समझ लगे। जी, कहता है IFRS 15 का जो कोर प्रिंसिपल है उसमें वो कहता है कि आपने कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। कहता है जैसे ही आपकी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर गुड्स या सर्विसेज आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, और किस अमाउंट पे करो, एट एन अमाउंट दैट रिफ्लेक्ट द कंसिडरेशन, जो के पैसे आपको मिलने की उम्मीद है या मिल गए हैं, मतलब आपने उधार पे दिया है या आपको पैसे मिल गए हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले कंसिडरेशन, ये बात है। कहता है उस अमाउंट पर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो जो गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज में आपकी कंसिडरेशन आपको एक्सपेक्टेड है, और करनी कब है रेवेन्यू, जब आप गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे। ये बात लिखी हुई है। कहता है ये है मेन प्रिंसिपल। ठीक है, दो बातें आपने क्या रखनी है, अमाउंट कौन सी होनी चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, और करना कब है रेवेन्यू रिकॉर्ड, जब आपकी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर होंगी। राइट, अब आ जाओ 5 स्टेप मॉडल में। आपने कोर प्रिंसिपल के बाद आपने ये चीज देखनी है कि आपने ये चीजें क्या पूरी हो रही हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो कोर प्रिंसिपल है, वो दो बातें तो होती ही हैं हर चीज के अंदर, उसके अलावा आपने 5 स्टेप परफॉर्म करने हैं, और ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर में सवाल पूछा जा चुका है कि जनाब 5 जो मॉडल हैं, 5 स्टेप मॉडल हैं, वो आप बताएं कौन कौन से। वो कहता है पहली चीज देखनी है आपने, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है विद द कस्टमर। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये कल सुनी जाएंगी आप लोगों से, इसलिए हर बात को आपने बहुत प्यार और ध्यान से याद रखना है। आइडेंटिफाई करना है कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, कि आपका कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एग्जांपल देने लगा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लो वरना रहने दो। आपने एक बंदे से कहा कि जनाब सेल फोन आप एक बंदे से लेते हो, उससे आपने सेल फोन लिया और उसको आपने कहा ये 40,000 का है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने उसको 40,000 देना है, उसने आपको मोबाइल देना है। राइट, अब अगर आपने 40,000 दे दिया और वो मोबाइल नहीं देगा, हम उसके खिलाफ केस कर देंगे, या अगर वो मोबाइल दे देगा हम 40,000 नहीं देंगे, वो हमारे खिलाफ केस कर देगा, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो गई। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसके अंदर कोई एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक बंदे ने परफॉर्म करना हो, यानी समथिंग गिव एंड समथिंग टेक, कुछ लेना देना हो, कोई ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, पहला काम हमारा ये, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखना होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। इसका क्या मतलब, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि हमने जो पैसे लेने हैं किसी से, उसके बदले काम क्या करना है, दैट इज परफॉर्म ऑब्लिगेशन। हमने कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, ओके होगी बात। सपोज दैट हमारी कंपनी है, यानी कोई चीज बनाते हैं हम, सपोज दैट गाड़ियां का काम कर लेते हैं, हम गाड़ियां बनाते हैं और हम कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि जो जनाब हमसे गाड़ी खरीदेगा हम उनको 2 महीने की रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस फ्री देंगे।
या हम उस गाड़ी की 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसीज के पैसे हम दे देंगे। अब एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमें 20 लाख रुपया दे देता है। अब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? एक, उसको गाड़ी देना, दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उनकी इंश्योरेंस करवाना, या अगर मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है तो 2 साल के लिए मेंटेनेंस सर्विस देना। हमारी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। क्या लिखा हुआ है? आपने आइडेंटिफाई करना है सारी अलग अलग अपनी ऑब्लिगेशंस को। आपने ये देखना है कि जो रेवेन्यू आप कमा रहे हो उसके बदले आपने कौन कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, वो आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। जैसे मैंने अभी मोबाइल का जिक्र किया, हमसे कोई मोबाइल लेने आया, उसने पैसे दिए, हमने मोबाइल दे दिया, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल ही थी, राइट। तो 2 काम है, पहले करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, फिर तमाम अपनी ऑब्लिगेशन को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है। तीसरे नंबर पे डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन, और पेपर में ये 5 स्टेप लिखने पेपर में आ चुके हैं। फिर हर स्टेप अलग अलग से भी पेपर में आ चुका है, हर स्टेप ऑलमोस्ट पेपर में आ चुका है। जी जनाब, ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे डिटरमिन किया जाता है? अब जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की कि हमने अपने कस्टमर को कहा कि हम 20 लाख में गाड़ी भी देंगे और गाड़ी के साथ 2 सालों की सर्विसेज भी देंगे, फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज, राइट। तो हमारा जो ये 20 लाख का जिक्र किया है, जो उस ट्रांजैक्शन के बदले हमें टोटल प्राइस मिलनी होती है ना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है ना, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। अली हसन का मैसेज मिला है कि सर ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और जो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर है, क्या ये सेपरेट है? नहीं, ये एक ही बात है। एक ही चीज में हमने चीजें ढूंढी। जैसे हमने पहले क्या देखना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हमने चीजें देनी है, उसने हमारे, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, पहले देखना है कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हमने उसमें देखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या क्या ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस के बदले हमें पैसे कितने मिलने हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथे नंबर पे एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस। लो जनाब, अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो जो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, सिर्फ एक अमाउंट है, उसको हमने एलोकेट करना है डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक हो, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक हो तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है उसको एलोकेट करने की। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने एक कस्टमर को कहा कि जनाब हम जो वॉशिंग मशीन सेल करते हैं, हम वॉशिंग मशीन ओवरऑल देते हैं कि जनाब 40,000 की। अगर जो हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेगा, हम उसको वॉशिंग मशीन के साथ साथ हम उसको वॉशिंग पाउडर भी देंगे, हम उसको वॉशिंग मशीन के साथ साथ कोई और ऑफर भी करवा देते हैं। क्या होती है कपड़ों से रिलेटेड चीजें? कह दो कि हम फ्री डिलीवरी देंगे घर तक किराए की, राइट। और ये खवातीन ने एक अच्छा
मैसेज दिया है कि अगर वॉशिंग मशीन लो तो वो जो टब होता है ना कपड़ों के लिए, या वो जो कैरी करने के लिए कपड़ों के लिए, वो एक बास्केट टाइप भी दे देते हैं, हम बास्केट भी लिख लेते हैं। कहते हैं कि अगर आप लोग हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे 40,000 रुपए में तो हम आपकी ये चीजें देंगे, राइट। अब अगर वॉशिंग मशीन अकेला किसी और से चीजें खरीदी जाए, तो मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज वहां से मिलती है 39,500 की, लेकिन वो सिर्फ वॉशिंग मशीन देते हैं, सिंगल वॉशिंग मशीन देते हैं, लेकिन हम 40,000 तो ले रहे हैं, लेकिन उसमें वॉशिंग पाउडर भी दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी भी घर पहुंचाने तक दे रहे हैं, एक बास्केट भी दे रहे हैं, ये टब जो होगा वो भी दे रहे हैं। अब एक कस्टमर हमसे 40,000 में मशीन लेने आ गया, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है जनाब हमें मशीन दे दो, हम आपको 40,000 देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, पहला काम पूरा। फिर अगला काम क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना। हम देखेंगे कि अब हमने कौन कौन सी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है। एक उसको वॉशिंग मशीन देना, वॉशिंग पाउडर देना, फ्री डिलीवरी और बास्केट, ये 4 हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दैट इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, ट्रांजैक्शन प्राइस, दैट इज 40,000। अब जरा गौर फरमाना यहां कि हम 39,500 वाली चीज 40,000 में देकर कुछ और ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाकी चीजों का भी थोड़ा बहुत पैसा जरूर ले रहे हैं। जो हम 500 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ वॉशिंग मशीन का डिस्काउंट होगा और कुछ और भी चीजें हैं जिनका थोड़ा बहुत पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। तो हमने एलोकेशन करनी है चौथे स्टेप में कि हमने अपना 40,000 इन 4 ऑब्लिगेशन पे एलोकेट कर देना है। दैट इज एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। हाउ टू एलोकेट, ये हमने आगे फर्दर सवाल में पढ़ना है, राइट। लो जनाब 4 स्टेप हमारे हो गए। 5वां स्टेप एंड लास्ट स्टेप कहता है पहले आप कॉन्ट्रैक्ट देख लो, फिर आप ऑब्लिगेशन देख लो, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस देख लो, फिर उसको अलग अलग भी कर दो और उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। तो लास्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, इसमें फिर पहली बात वो रिपीट करेगा, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू कब, व्हेन या एज, व्हेन या एज एन एंटिटी, मतलब कि हम, एंटिटी का मतलब क्या है, हम, एन एंटिटी सेटिस्फाइज या फुलफिल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड, पहले 4 चीजें आइडेंटिफाई कर लो, कॉन्ट्रैक्ट देखो है या नहीं, फिर ऑब्लिगेशन को अलग अलग कर लो, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस भी देखो, फिर उसको एलोकेट भी कर लो, फिर उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। वो भी कब, जैसे, जब या जैसे, जब या जैसे ही एंटिटी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ले। मतलब चीजें भेज दी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, जैसे ही चीजें भेजी वैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने एलोकेट कर लिया, हमने वॉशिंग मशीन भी अभी दे दी, वॉशिंग पाउडर भी अभी दे दिया, डिलीवरी भी दे दी, लेकिन बास्केट कहा है कि आफ्टर 1 मंथ ले जाना। तो आपने 3 ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, एक ऑब्लिगेशन 2 महीने बाद, तो आपने 3 ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है और एक ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है जब ऑब्लिगेशन परफॉर्म करोगे। वो जैसे काम होगा वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, बस बात सिंपल सी है। कोर प्रिंसिपल में भी यही था कि जैसे गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करोगे उस अमाउंट से आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। उस कोर प्रिंसिपल की फर्दर आगे एडिशन में क्या है कि आपने 5 चीजें देखनी है, 5 स्टेप के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, दूसरा स्टेप
सॉरी, पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आइडेंटिफाई करनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तीसरा ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथा उसकी एलोकेशन, पांचवा रिकॉग्निशन द रेवेन्यू। डन होगी बात। अभी मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करवाने लगा हूं ताकि हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन से हट जाए, लेकिन ये थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है। कल हमने इन 5 स्टेप को पहले मैं सुनूंगा और उसके बाद हर स्टेप की अपनी अपनी वैल्यू है। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर कब होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेपरेट होती हैं, कैसे होती हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, एलोकेट कैसे कर सकते हैं, और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग डिटेल में हमारे स्टैंडर्ड में बताया हुआ। फिलहाल एक सवाल लिखो, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद नई बातें करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल लिखो, ABC कंपनी कॉन्ट्रैक्ट with Mr. A to provide a cell phone for rupees 60,000 with free power bank and Bluetooth device जी। ABC का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कस्टमर के साथ, के साथ, कि जनाब वो उसको 60,000 रुपए में सेल फोन देगा और उसको वो पावर बैंक भी फ्री देगा और साथ ब्लूटूथ की डिवाइस भी फ्री देगा। ब्लू डिवाइस नहीं, ब्लूटूथ डिवाइस। ओके होगी बात। अब कहता है नॉर्मली ABC कंपनी sold these items separately सेल फोन वो बेचता है, अगर सेपरेट सेपरेट बेचेगा, ₹58,000 का। पावर बैंक वो नॉर्मली बेचता है ₹5,000 का। और ब्लूटूथ की जो डिवाइस है वो अच्छी वाली है, ब्रांडेड है, वो बेचता है 2,000 का। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं बताता जाऊंगा। एक टर्म हमें मिलेगी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की, वो लिख लो साइड पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये आपको पता भी चल चुका होगा कि हम ओवरऑल जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है, हम 60,000 में 3 चीजें बेच रहे हैं, लेकिन अगर उसको सेपरेट सेपरेट सेल किया जाए तो वो अमाउंट जो सेपरेट सेपरेट है हर किसी की, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। यानी वो सेलिंग प्राइस जो एक किसी भी चीज को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करे या सेपरेटली आइडेंटिफाई हो कि इसकी ये अमाउंट है, दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। कि अगर वो अलग बेचे तो कितने के बिकेंगे, यानी हर चीज अलग अलग बेचेंगे तो कितने में सेल होगा। तो दोबारा सुने कि ABC कंपनी ने मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 60,000 में सेल हो जाएगा फोन, बल्कि हो गया समझो। ठीक है, हमने इसका रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू। सबसे पहला काम, इसका सॉल्यूशन वैसे तो अब ये सारा लिखना बहुत कम आता है। आपने सबने सवाल लिख लिया या किसी का सवाल रहता है? सबने क्वेश्चन नोट फरमा लिया है या जो
जिसने नहीं किया वो बता दे, जिसने नहीं किया। अगर सबने कर लिया तो फिर हम सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी मेरे भाई, इसके सॉल्यूशन पे आ गए। स्टेप नंबर 1, ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब वो खुद क्वेश्चन के अंदर कहे कि सारे स्टेप परफॉर्म करके दिखाओ, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन देना है। और अदरवाइज इन पांचों में से कोई एक स्टेप हमें परफॉर्म करना होता है, सिर्फ एक स्टेप जो वो कहता है। पहला स्टेप है जनाब, पहले नाम लिख लेते हैं, बल्कि नाम तो आपको याद है। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो हम लिखेंगे क्या? एबीसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के। सिर्फ इतना भी काफी है कि आइडेंटिफाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट के के साथ है। अगर थोड़ा मजीद बेहतर लिखना है, टू प्रोवाइड सेल्फ, बस। बेहतर तो यह है कि एबीसी का कंपनी का मिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खत्म, इतना ही काफी है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। There are 3 performance obligations. जितनी obligations आपने परफॉर्म करनी है वो आपने लिख देनी है। हाँ, अगर आपको पता चल जाए ना इतनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर नंबर लिखा करो, वरना ऐसे ही लिख दिया करो जो आपके सामने नजर आ रही है। जैसा कि नंबर 1 सेल फोन एक ऑब्लिगेशन है, नंबर 2 पावर बैंक एक और ऑब्लिगेशन, सेपरेट है ना ये सब कुछ, और नंबर 3 ब्लूटूथ। हर उस चीज को हम सेपरेट कहते होते हैं जो कि सेपरेट सेल भी हो सके। ऐसी चीज जो सेपरेट सेल नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा भी नहीं जाता। यानी वो चीज जो सेल हम इकट्ठी कर रहे हूं लेकिन उसको अलग भी सेल किया जा सके, दैट इज सेपरेट। डन, दूसरा स्टेप हो गया हमारा। तीसरा स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस। कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है? कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस है? ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी, या ट्रांजैक्शन प्राइस इज ₹60,000। हम जितने में अपना वो सब कुछ बेच रहे हैं, दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस ओवरऑल। स्टेप नंबर 4 एलोकेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मेन स्टेप ये। इसका मैं आपको वैसे तरीकाकार बताता हूं, लेकिन ये कभी भी 100% फॉलो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो फॉलो किया जा सकता है। आपने एक फॉर्मेट में आपको देता हूं एलोकेशन का, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का। सबसे पहले आपने लिखना है यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कौन कौन सी है, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कौन कौन सी है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। डन, उसकी एलोकेशन फिर कर दें। डन, ये तरीकाकार होगा। ये कॉलम एक प्लस माइनस हो सकते हैं, आगे पीछे कॉलम्स हो सकते हैं, मगर ये है कि आपने जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उनको लिख लें, उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस लिख दें और एंड पे उनको एलोकेट कर दें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे पास कितनी है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक सेल फोन, एक पावर बैंक
और एक ब्लूटूथ डिवाइस। सबकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितनी है? सेल फोन की 58,000 है, पावर बैंक की 5,000 है, और ब्लूटूथ डिवाइस की कितनी है? 2,000। टोटल 65,000। हमने एलोकेट किसको करना है? 65,000 को या 60,000 को? हमारा रेवेन्यू कितना है? हमारा रेवेन्यू कितना है? 60,000 है या 65,000 है? हमारा रेवेन्यू, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होती है वो हमारा रेवेन्यू होता है। तो आपने करना क्या है? वही गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। टोटल 60,000 रेवेन्यू है 65,000 के बदले। टोटल 60,000 रेवेन्यू है, यानी आपने क्या करना है? ट्रांजैक्शन प्राइस को सम ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे डिवाइड कर देना, या रेवेन्यू को, जितना रेवेन्यू हमें मिलना है या जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है या जिसको एलोकेट करना है, उसको डिवाइड किस पे कर देना है? सम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल फोन का रेवेन्यू आ जाएगा। अगर इसी फैक्टर को 60,000 डिवाइडेड बाय 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 से करेंगे तो किसका रेवेन्यू अलग हो जाएगा? पावर बैंक का। फिर इसी फैक्टर को 60,000 डिवाइडेड बाय, ये एक फंडामेंटल बन गया, और जिससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका अपना रेवेन्यू आता जाएगा, उसका अपना रेवेन्यू आ जाएगा। अब पहले आपके पास टोटल 60,000 था, नहीं पता था किसका कितना रेवेन्यू है, लेकिन अब हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का आपने रेवेन्यू अलग अलग कर दिया। जी मेरे भाई, पहले बताएं सेल फोन का रेवेन्यू कितना आ रहा है? 60 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 58,000, 53,538, 53,538। फिर बताएं जनाब, पावर बैंक का कितना रेवेन्यू आ रहा है? 4615, 4615। एंड लास्ट वन इज ब्लूटूथ डिवाइस का कितना आ गया? 1846, 1847 कर ले, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि ये पूरा 60,000 रेवेन्यू भी तो होना चाहिए ना एलोकेट होने के बाद। तो जितना कोई पॉइंट की वजह से अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, तो किसी एक वैल्यू को, कि अगर हम 6 लिखते हैं तो हमारा 1 रुपया कम बनता है, तो इसलिए हमने 1 रुपया बढ़ा दिया। दैट इज एलोकेशन। हर किसी का रेवेन्यू अलग हो गया। अब जरा गौर से सुने, जब सेल फोन देंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 53,538, जब पावर बैंक देंगे 4615, और जब ब्लूटूथ डिवाइस देंगे 1847। एक ही टाइम दोगे तो सबको अलग अलग करके तीनों का रेवेन्यू एक ही टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर एक आज दिया है, कुछ परफॉर्मेंस बाद में करनी है, तो जो दिया उसको आज कर दो, जो नहीं दिया उसको बाद में। ठीक है, तो लास्ट स्टेप पे आ जाए। ये स्टेप था हमारा चौथा, और मुझे उम्मीद है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद इस बात की है कि आपको ये बात समझ लग गई होगी। और अगर ना नहीं भी बात की समझ लगती तो परेशानी से ज्यादा डिस्कशन पे ध्यान दिया करो। आप डिस्कस करोगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। लास्ट स्टेप इज रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करते हैं? अंग्रेजी पढ़ के सुनाए। व्हेन और एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल्ड या सेटिस्फाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जैसे आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करोगे वैसे अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो हम लिखेंगे क्या? रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज, ये लिखने का तरीका है, रेवेन्यू
will be recognized related to cell food rupees 53538, उसके बाद पावर बैंक रुपीस 4615 and Bluetooth device rupees 1847. As these items are transferred to customer, वो कहता है जैसे ही ये चीजें अपने कस्टमर्स को ट्रांसफर करो, मिस्टर के को ट्रांसफर करो, पैसे मिले हैं या नहीं मिले उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, जैसे ये चीजें ट्रांसफर करोगे वो कहता है अब आप इसकी सेल रिकॉर्ड कर लो। बात वही है कि जैसे गुड्स डिस्पैच करेंगे सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन एक आगे कई चीजें आएंगी जिसको हमने मॉनिटर करना है, देखना है, तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है जनाब, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही तमाम करने लगे हैं। उसके अंदर आपने कल जो मैंने आपसे सुनना है, और पॉसिबल है मैं फिजिकली आपसे चीजें ये सुनूं, एक इनकम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, रेवेन्यू की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, फिर आपको कोर प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको 5 स्टेप मॉडल आने चाहिए। ठीक है, मैंने को पहले भी कहा था बहुत स्लो करके चलाऊंगा आपको, ताकि ये टॉपिक आपका साथ ही तैयार हो जाए, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक भी बंदा कोई बहाना बनाए कि जनाब इस वजह से आप लेक्चर पढ़ नहीं सके। जब भी क्लास में आना है, फिजिकल क्लास में, आपका ये टॉपिक जितना पढ़ा है आज का लेक्चर तैयार होना चाहिए। ठीक है जनाब, ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।